नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत सिन्हा और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट बिहार की बात सुनाता हूं। आज हम आपको इस नए एपिसोड में सिक्कों की जुबानी बिहार की कहानी सुनाएंगे। बिहार से प्राप्त सिक्कों को दो दृष्टि से देखा जा सकता है। प्रथमतः वैसे सिक्के जो बिहार से प्राप्त हुए हैं और दूसरे वे जिनका निर्माण बिहार में हुआ है। इतिहास सृजन में सिक्का एक खामोश तथा ठोस स्रोत है। सिक्कों से बनी बनाई कहानी प्राप्त नहीं होती है, बल्कि इसके द्वारा इतिहास सृजन किया जाता है। सृजनकर्ता के लिए यह भी आवश्यक है कि वो परंपरागत पूर्वाग्रह से प्रेरित न हो। सिक्कों के द्वारा आर्थिक, राजनैतिक इतिहास के अलावा धार्मिक तथा कला के इतिहास पर भी प्रकाश पड़ता है। छठी शती ईसा पूर्व के पूर्वार्ध आर्यावर्त छोटे छोटे जनपदों में विभक्त था। उस समय बिहार का मगध जनपद समस्त भारत का पर्यायवाची बन गया था। उसकी राजधानी राजगृह थी। अजातशत्रु ने सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से उपयुक्त गंगा और सोनभद्र के संगम पर नई राजधानी के निर्माण की नींव डल पाई, जिसका नाम पाटलिपुत्र पड़ा। तत्पश्चात अजातशत्रु का पुत्र उदयन राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र लाया। शीघ्र ही पाटलिपुत्र व्यापार और वाणिज्य का केंद्र बन गया। नदियों के मुहाने पर स्थित होने के कारण यातायात की सुविधा सुलभ हुई। राजधानी होने के कारण विदेशी व्यापारियों और यात्रियों का आवागमन बढ़ गया। वर्तमान बिहार के अंतर्गत नंदयोगिन मगध, वैशाली, लिच्छवी तथा कुछ एक अन्य महाजनपदों के भूभाग भी आते हैं। इन सभी स्थानों से प्राप्त सिक्कों में सबसे प्राचीनतम सिक्का आहत मुद्रा है। भारत के सबसे प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता है, जो बिहार से काफी संख्या में प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों के निर्माण के तकनीक के विषय में कौटिल्य ने विस्तृत वर्णन किया है। कौटिल्य के अनुसार धातु को पिघलाकर, क्षार से शुद्ध कर, ठंडा हो जाने पर पीट कर चादर में परिवर्तित कर दिया जाता था। इसके बाद अपेक्षित आकार और वजन में काटकर उन पर प्रतीक पंच कर दिया जाता था, इसलिए इन्हें पंच मार्क्ड भी कहा गया है। इन सिक्कों पर विभिन्न प्रकार के पर्वत, वृक्ष, पशु पक्षी, मानवकृतियां, ज्यामितिक आकृतियां तथा अन्य धार्मिक प्रतीकों को पंच किया गया है। बिहार के विभिन्न भागों की खुदाई से आहत सिक्कों के अलावा ढालुआ सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इनका प्रचलन बिहार में बहुत देखने को मिलता है। इन सिक्कों का निर्माण सांचों में ढाल कर किया जाता था। बिहार से जो ढालुआ सिक्के प्राप्त हुए हैं वे आयताकार तथा गोलाकार हैं। आहत और ढालुआ सिक्का चांदी के अलावा तांबे का भी बना है। आहत एवं ढालुआ सिक्कों पर जो चिन्ह पाए गए हैं उनमें सूर्य, ज्यामितिक आकृतियां, अलंकृत वृत्त, मनुष्याकृति, वृषभ, हस्ती, खग, मृग, गैंडा, मत्स्य, मकर, कच्छप, धनुष, बाण, पर्वत, वृक्ष, स्वास्तिक इत्यादि अनेक प्रकार के चिन्ह मिलते हैं। बिहार से प्राप्त तांबे के पंच मार्क्ड सिक्कों की संख्या भी काफी है। बौद्ध अट्ट कथा में राजगृह के कारछापन को 20 मार्क्स का कहा गया है। ये सिक्के बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं मिले हैं। अतः अनुमान लगाया जाता है कि ये सिक्के मात्र बिहार में ही निर्मित होते थे। बिहार से कुछ ऐसे सिक्के मिले हैं जिनका यहाँ से सीधा संबंध नहीं था। इनमें पंचाल के मित्र शासक इंद्रमित्र का सिक्का, कौशाम्बी तथा अयोध्या का सिक्का प्रमुख है। अनुमानतः ये सिक्के व्यापारियों और यात्रियों के माध्यम से यहाँ आए होंगे। ये भी अनुमान किया जाता है कि ये सैनिक अभियान के फलस्वरूप आया होगा, क्योंकि युग पुराण में इस प्रकार के सैनिक अभियान का उल्लेख है। मगध साम्राज्य की स्थापना के पश्चात जो पंच मार्क्ड सिक्के प्रचलित किए गए वे लगभग पूरे भारतवर्ष में पाए जाते हैं। ये चांदी के सिक्के वजन में 50 ग्रेन से 54 ग्रेन के हैं। इन पर अंकित चित्रों में ज्यामितीय आकृतियां, अलंकृत वृत्त, सूर्य, वृषभ, हस्ती इत्यादि प्रमुख हैं। इस तरह के सिक्कों का समस्त भारत में मिलना इस तथ्य का द्योतक है कि मगध साम्राज्य का प्रभाव संपूर्ण भारत में था। इन सिक्कों का निर्माण ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में बंद कर दिया गया था, पर उसके बाद भी लगभग 400 वर्षों तक ये चलते रहे। ये अनुमान किया जाता है कि इन सिक्कों का प्रचलन गुप्त काल के पूर्व तक बाजार में था। बिहार में अनेकों कुषाणकालीन सिक्के मिले हैं। प्राप्त साधन के आलोक में कहा जा सकता है कि कुषाण सिक्के दक्षिण बिहार की अपेक्षा उत्तरी बिहार में काफी संख्या में मिले हैं। चंपारण, प्राचीन मुजफ्फरपुर, सारण, दरभंगा, श्वेतपुर, चेचर,
आधुनिक वैशाली में इनकी संख्या अच्छी है। 1951-55 के उत्खननों के दौरान कुम्हरार से कनिष्क के सिक्के मिले हैं। बिहार के कुषाण कालीन जिन राजाओं के सिक्के मिले हैं उनमें कनिष्क, हब्बिश्क का नाम उल्लेखनीय है। बिहार के विस्तृत क्षेत्र से कुषाण कालीन सिक्कों का मिलना इस बात का प्रमाण है कि बिहार से अच्छा खासा संपर्क था। कुछ विद्वानों का कहना है कि बिहार कुषाण साम्राज्य के बाहर था। बड़ी संख्या में कुषाण सिक्कों का प्राप्त होना इस बात का संकेत देता है कि कुषाण राजाओं का बिहार पर नियंत्रण भी हो सकता है। कम से कम इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुषाण कालीन व्यापारिक गतिविधियां बिहार के सभी प्रमुख नगर पाटलिपुत्र, वैशाली, चिरांद इत्यादि से था। यत्र तत्र इंडो ग्रीक, इंडो पार्शियन सिक्का भी बिहार में प्राप्त हुए हैं। विद्वानों ने पाटलिपुत्र को गुप्तों की राजधानी सिद्ध करने का प्रयास किया है, पर सिक्कों के प्रमाण के आधार पर यह संदेहास्पद लगता है। गुप्तकालीन सिक्के बिहार में अनेक जगहों से प्राप्त हुए हैं। इनमें गया, कोन्हारा घाट, हाजीपुर, शाहजहांपुर, बांकापुर, सुल्तानगंज, भागलपुर, हजारी, देवघर, नालंदा इत्यादि प्रमुख हैं। जिन गुप्त राजाओं के सिक्के मिले हैं उनमें चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम उल्लेखनीय है, परंतु ये सिक्के बहुत सीमित संख्या में प्राप्त हुए हैं। गुप्त साम्राज्य को प्राचीन इतिहास में गोल्डन एज कहा गया है। इसका कारण है कि तत्कालीन उत्कृष्ट साहित्य तथा बहुतायत मात्रा में प्राप्त सोने के सिक्के तथा उनकी राजनैतिक सफलता भी मानी जा सकती है। गुप्तों के बाद और मुगल के बीच सिक्कों का लगभग अभाव सा है। संभव है नए सिक्के प्रचलित नहीं किए गए हैं। राजनीतिक अस्थिरता, मुस्लिम आक्रमण, लूटपाट आदि इसका कारण बताया जाता है। यद्यपि पाल शासकों के अधीन बिहार ने काफी उन्नति की, पर सिक्कों की कमी खटकती है। बिहार के विभिन्न भागों से कुछ सिक्के मिले हैं जिन्हें विद्वानों ने पढ़ने का प्रयास किया है। ये सिक्के श्री विग्रह पाल का माना जाता है। मुगल शासन में एक बार पुनः बिहार में सिक्कों का निर्माण प्रारंभ होता है। जहांगीर के शासनकाल में पटना का टकसाल कार्यरत हुआ। उसने कलमा और इलाही प्रकार के सिक्के वहीं से प्रचलित किया। जहांगीर के अस्वस्थ होने के पश्चात उसकी बेगम नूरजहां ने भी यहाँ सिक्के ढलवाए। उस समय उसके पिता इतिमुद्दौला बिहार के गवर्नर थे। शाहजहां ने पटना टकसाल से निसार सिक्कों को ढलवाया। औरंगजेब ने आलमगीर पदवी के साथ सिक्के ढलवाए तथा जजिया कर चुकाने के निमित्त जारी किए गए। दिरहम सरे सिक्कों को भी यहीं ढलवाया। औरंगजेब के पौत्र अजीम मुनिस्सा ने पटना का नामकरण अजीमाबाद किया। पटना का नया नाम औरंगजेब के सिक्कों पर सर्वप्रथम दिखलाई देता है। औरंगजेब के बाद शाह आलम ने मुअज्जम शाह के नाम से अजीमाबाद टकसाल से सिक्का जारी किया। फर्रुखसियर ने अजीमाबाद टकसाल को मुस्तकिर इल मुल्क का खिताब दिया। अहमद शाह के काल में अजीमाबाद टकसाल को टकसाल चिन्ह रूप में त्रिशूल दिया गया। 1762 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का शासन अपने अधीन ले लिया। इसके साथ ही अजीमाबाद टकसाल भी कंपनी के अधीन हो गया, किंतु टकसाल कार्य स्थानीय लोगों के ही अधीन रहा। फलस्वरूप कई वर्षों तक शाह आलम द्वितीय के नाम से सिक्का ढलता रहा। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल के 10वें वर्ष पटना टकसाल को चंद्रमा और 5 पत्तियों वाला वृक्ष टकसाल चिन्ह के रूप में दिया गया। वस्तुतः यह चिन्ह मुर्शिदाबाद टकसाल का था, अतः इस चिन्ह के साथ ही पटना का टकसाल मुर्शिदाबाद के टकसाल की शाखा के रूप में कार्य करने लगा। 1773 के अक्टूबर में ईस्ट इंडिया कंपनी पर बोझ समझते हुए इस टकसाल को बंद कर दिया गया, किंतु सिक्कों की कमी होने से 1775 में इसे खोलने का निर्णय लिया गया और 1777 से टकसाल पुनः कार्य करने लगा। 1796 तक यह कार्यरत रहा। तदंतर इसे सदा के लिए बंद कर दिया गया। प्राप्त अभिलेखों के अनुसार इस टकसाल की इमारत को स्थानीय व्यक्ति अहमद हसन खान को बेचा गया। ऐसा अनुमान किया जाता है कि उक्त टकसाल पटना स्थित वर्तमान खाजी कला के आसपास रहा होगा। ब्रिटिश भारत के समय के भी सिक्के हमें खुदाई में प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों पर ब्रिटेन के राज तथा रानी का अधोभाग दिखाया जाता है। 1947 के पश्चात भारत अंग्रेजी शासन से मुक्त हुआ एवं भारतीय गणराज्य का सिक्का सारे भारत में प्रचलित हो गया। तो आप सुन रहे थे सिक्कों की जुबानी बिहार की कहानी।
अगले एपिसोड में हम फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहें बिहार की बात सुनाता हूँ विद श्रीकांत सिन्हा।